नमस्कार। आज हम खून की जांच की दुनिया में एक खास पहलू पर बात करेंगे। इसे कहते हैं रिवर्स या सीरम ग्रुपिंग। ये ब्लड ग्रुप पता करने के पूरे सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो मेडिकल लैब तकनीकों से जुड़ी है और ये बताती है कि ये रिवर्स ग्रुपिंग आखिर होती कैसे है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये रिवर्स ग्रुपिंग क्या बला है, क्यों इतनी जरूरी है, करते कैसे हैं इसको, और इसका फॉरवर्ड ग्रुपिंग से क्या लेना देना है। मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू करके थोड़ी गहराई तक जाएंगे। जरूर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये रिवर्स ग्रुपिंग आखिर है क्या, और ये फॉरवर्ड ग्रुपिंग से अलग कैसे हुई? देखिए, रिवर्स ग्रुपिंग, जिसे कुछ लोग बैक टाइपिंग भी कहते हैं, असल में एक तरह का कंफर्मेशन टेस्ट है। अच्छा। मतलब ये फॉरवर्ड ग्रुपिंग के नतीजों को पक्का करने का एक तरीका है। अच्छा, कंफर्मेशन। हाँ, फॉरवर्ड ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, हम सीधे इंसान की जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, RBCs, उन पर मौजूद खास प्रोटीन या शुगर, जिन्हें एंटीजन कहते हैं, उनका पता लगाते हैं। एंटीजन? हाँ, वही एंटीजन बताते हैं कि ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है या फिर O है। रिवर्स ग्रुपिंग में कहानी थोड़ी उल्टी है। उल्टी? हाँ, यहाँ हम खून की कोशिकाओं को नहीं देखते, बल्कि खून का जो तरल हिस्सा है, सीरम या प्लाज्मा जिसे कहते हैं, उसे देखते हैं और उसमें हम एंटीबॉडीज ढूंढते हैं। यहाँ पर ना लैंडस्टीनर का एक बड़ा मशहूर नियम काम आता है। लैंडस्टीनर का नियम वो क्या है? लैंडस्टीनर का नियम, देखिए, आसान भाषा में ये कहता है कि आमतौर पर आपके सीरम में उन ABO एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी होती हैं जो आपकी अपनी लाल रक्त कोशिकाओं पर नहीं होती। अच्छा। हाँ, मिसाल के तौर पे अगर आपका ब्लड ग्रुप A है, मतलब आपकी कोशिकाओं पर A एंटीजन है, तो आपके सीरम में एंटी-B एंटीबॉडी मिलेगी। ओके। अगर ग्रुप B है तो सीरम में एंटी-A एंटीबॉडी होगी। यही रिवर्स ग्रुपिंग का आधार है। हम सीरम में मौजूद इन्हीं एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए पहले से तैयार, मतलब जानी पहचानी A और B ग्रुप वाली कोशिकाएं इस्तेमाल करते हैं। ये लैब में बनी बनाई मिलती हैं। मतलब रेडीमेड सेल्स? हाँ, बिल्कुल। इन्हें नॉन A सेल्स और नॉन B सेल्स कहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड ग्रुपिंग में हम सीधे कोशिकाओं पर वो पहचान चिन्ह, एंटीजन ढूंढ रहे हैं। हाँ। और रिवर्स ग्रुपिंग में हम खून के पानी यानी सीरम में उन पहचान चिन्हों के दुश्मन एंटीबॉडीज, बिल्कुल, एंटीबॉडीज, हाँ, वो ढूंढ रहे हैं। और ये दोनों मिलकर पूरी कहानी बता रहे हैं। सही पकड़ा आपने। तो प्रक्रिया क्या हुई? मरीज का सीरम लिया और उसे इन नॉन A और B सेल्स में मिला दिया। फिर? बिल्कुल सही। प्रक्रिया यही है, मरीज का सीरम लेते हैं और उसे नॉन A सेल्स और नॉन B सेल्स के साथ अलग अलग मिलाते हैं। अब अगर मरीज के सीरम में उन नॉन सेल्स से मेल खाने वाली एंटीबॉडी मौजूद है, जैसे मान लीजिए मरीज ग्रुप A का है, तो उसके सीरम में क्या होगी? एंटी-B एंटीबॉडी। एंटी-B, हाँ। तो जब हम ये सीरम नॉन B सेल्स में मिलाएंगे तो वो कोशिकाएं आपस में चिपक कर गुच्छे बना लेंगी। अच्छा। जैसे चुंबक चिपक जाते हैं ना, वैसे ही इस चिपकने या गुच्छा बनाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन मतलब गुच्छे बनना? हाँ, गुच्छों का बनना। अगर एग्लूटिनेशन हुआ तो इसका मतलब है कि सीरम में वो खास एंटीबॉडी मौजूद है, और ये नतीजा ये फॉरवर्ड ग्रुपिंग के नतीजे को कंफर्म करता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब हम खून के तरल हिस्से में मौजूद इन पहरेदारों यानी एंटीबॉडीज को ढूंढकर ब्लड ग्रुप पक्का कर रहे हैं। बिल्कुल। जानकारी बताती है कि इसे करने के दो मुख्य तरीके हैं, एक स्लाइड विधि और एक ट्यूब विधि। पहले स्लाइड वाले तरीके पर बात करते हैं, वो कैसे काम करता है? हाँ, स्लाइड विधि एक तरीका है, ये कह सकते हैं कि निस्बतन तेज और आसान है, खासकर जहां बहुत सारे टेस्ट करने हो या संसाधन सीमित हो। इसमें क्या करते हैं कि एक साफ कांच के स्लाइड लेते हैं, उस पर मार्कर पेन से 2 या 3 हिस्से बना लेते हैं, A, B और कभी-कभी O भी लेवल कर देते हैं। ओके, निशान लगा दिए। हाँ, ताकि पता रहे कि कौन सी बूंद कहाँ डालनी है। चाहे तो हर टेस्ट के लिए अलग स्लाइड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन निशानों वाली जगहों पर हम क्रमशः नॉन A, नॉन B और नॉन O रेफरेंस सेल्स के सस्पेंशन की एक-एक बूंद डालते हैं। सस्पेंशन मतलब? सस्पेंशन मतलब पानी या सलाइन में घुली हुई कोशिकाएं। स्रोत बताते हैं कि स्लाइड विधि के लिए यह सस्पेंशन आमतौर पर थोड़ा गाढ़ा होता है, करीब 10% कॉन्सेंट्रेशन का। अच्छा, गाढ़ा। हाँ, और ओश कोशिकाएं अक्सर कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई अजीब सा रिएक्शन तो नहीं हो रहा। ठीक है, नॉन सेल्स डाल दिए। फिर मरीज का सीरम।
हाँ, इसके बाद हर नॉन सेल वाली बूंद पर मरीज के सीरम की, जिसका ग्रुप पता करना है, उसकी 2 बूंदें डालते हैं। 2 बूंदे? हाँ, फिर एक साफ एप्लीकेटर स्टिक या समझिए टूथपिक से सीरम और सेल सस्पेंशन को अच्छी तरह मिलाते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना होता है कि हर मिश्रण के लिए अलग स्टिक इस्तेमाल करें। हाँ, वरना मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल, ताकि एक का असर दूसरे पर ना पड़े। फिर इस मिश्रण को स्लाइड पर करीब 2 सेंटीमीटर के गोल दायरे में फैला देते हैं। और नतीजा कैसे देखते हैं? स्लाइड को हिलाना डुलाना पड़ता है क्या? और इसमें कोई खास बात ध्यान रखने वाली? हाँ, मिश्रण फैलाने के बाद स्लाइड को धीरे धीरे आगे पीछे झुकाया या गोल घुमाया जा सकता है। उससे क्या होता है कि कोशिकाएं और सीरम अच्छे से मिलते हैं और रिएक्शन होने में मदद मिलती है। अच्छा। की हैं या अलग अलग हैं? अगर गुच्छे देखते हैं तो रिएक्शन पॉजिटिव है प्लस। अगर कोशिकाएं एक साथ फैली रहती हैं, कोई गुच्छा नहीं बनता, तो रिएक्शन नेगेटिव है। ओके। एक जरूरी बात जो स्रोत में बताई गई है वो ये कि रिवर्स ग्रुपिंग में ये जो एग्लूटिनेशन के गुच्छे बनते हैं ना, हाँ। वो अक्सर फॉरवर्ड ग्रुपिंग वाले गुच्छों से थोड़े छोटे और महीन हो सकते हैं। ओह अच्छा। हाँ, तो इसलिए नतीजा देखने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। अच्छी रोशनी में ध्यान से देखना होता है। समझ गई। तो स्लाइड विधि तेज है पर गुच्छे छोटे हो सकते हैं, मतलब ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ट्यूब विधि की बात करते हैं। जाहिर है अगर स्लाइड विधि में चूकने का डर है तो शायद ट्यूब विधि ज्यादा भरोसेमंद होगी। बिल्कुल। इसमें क्या अलग है? ट्यूब विधि को आमतौर पर स्लाइड विधि से ज्यादा संवेदनशील और भरोसेमंद माना जाता है। अच्छा। खासकर अगर सीरम में एंटीबॉडी कमजोर हो या कम मात्रा में हो तो ट्यूब विधि उसे पकड़ने में ज्यादा सक्षम है। इसमें हम स्लाइड की जगह छोटी साफ परख नलियां, मतलब टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट ट्यूब्स? हाँ, 3 ट्यूब लेते हैं और उन पर ए, बी और ओ का लेबल लगा देते हैं। फिर हर लेबल वाली ट्यूब में उसी के मुताबिक नॉन ए, बी या ओ सेल्स के सस्पेंशन की 2-3 बूंदें डालते हैं। यहाँ एक फर्क है, ट्यूब विधि में सेल सस्पेंशन आमतौर पर कम गाढ़ा होता है। अच्छा, कम गाढ़ा? हाँ, करीब 5% कॉन्सेंट्रेशन का। स्लाइड विधि में 10% था, यहाँ 5%। ठीक है, लेबल वाली ट्यूब में कम गाढ़े नॉन सेल्स डाल दिए। फिर मरीज का सीरम? हाँ जी, हर ट्यूब में अब मरीज के सीरम की 2 बूंदें डाली जाती हैं। 2 बूंदे इसमें भी? फिर ट्यूब को हल्के से हिलाकर या टैप करके सीरम और कोशिकाओं को मिलाया जाता है, बस इतना कि वो मिक्स हो जाएं। बहुत जोर से नहीं हिलाना होता। मिलाने के बाद नतीजा कैसे देखते हैं? ये स्लाइड से थोड़ा पेचीदा लग रहा है। यहाँ नतीजा देखने के लिए कुछ अलग कदम उठाने पड़ते हैं और इसी से इसकी संवेदनशीलता बढ़ती है। ओके। मिलाने के बाद एक तरीका तो यह है कि ट्यूबों को तुरंत एक मशीन, जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, उसमें रखकर तेजी से घुमाया जाता है। सेंट्रीफ्यूज? हाँ, बहुत तेज नहीं, कम स्पीड पर, करीब 1 मिनट के लिए। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होता है, कोशिकाएं ट्यूब की तली में एक छोटी सी बटन जैसी बन जाती हैं। अच्छा, बटन जैसी? हाँ, फिर ट्यूब को बहुत धीरे से हिलाकर या टैप करके देखा जाता है। अगर कोशिकाएं आसानी से वापस सस्पेंशन में घुल जाती हैं तो रिएक्शन नेगेटिव है, मतलब कोई चिपकाव नहीं? कोई चिपकाव नहीं। लेकिन अगर वो गुच्छों के रूप में चिपकी रहती हैं और आसानी से नहीं घुलती तो रिएक्शन पॉजिटिव है, मतलब एग्लूटिनेशन हुआ है। दूसरा विकल्प यह है कि मिलाने के बाद ट्यूबों को सेंट्रीफ्यूज करने के बजाय उन्हें कमरे के तापमान पर करीब 1 घंटे के लिए रख दिया जाता है। 1 घंटा? हाँ, 1 घंटा। इससे एंटीबॉडी और एंटीजन को रिएक्ट करने का ज्यादा समय मिल जाता है। फिर घंटे भर बाद एग्लूटिनेशन के लिए देखा जाता है, वैसे ही हिला के। अच्छा। और अगर मान लीजिए रिएक्शन बहुत कमजोर लगे या कोई शक हो तो एक और कदम उठाया जा सकता है। एक और? हाँ, ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगर नतीजा साफ ना हो तो तली में बैठी कोशिकाओं को वापस हल्के से सस्पेंड किया जाता है, मतलब घोला जाता है। फिर ट्यूब को 15 मिनट के लिए कमरे के तापमान पर या कभी-कभी 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट किया जाता है। इंक्यूबेट मतलब? इंक्यूबेट मतलब बस रख दिया जाता है उस तापमान पर। ओके। और फिर दोबारा सेंट्रीफ्यूज करके नतीजा देखा जाता है। ये जो अतिरिक्त समय और सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, ये कमजोर एंटीबॉडीज को भी रिएक्ट करने और पकड़े जाने में मदद करते हैं। बाप रे, ये तो वाकई काफी डिटेल्ड प्रक्रिया है। तो मोटे तौर पे ट्यूब विधि में नॉन सेल्स 5% सस्पेंशन लिया, मरीज का सीरम डाला, 2-2 बूंद मिलाया, फिर या तो तुरंत सेंट्रीफ्यूज करके देखा या 1 घंटा इंतजार करके देखा। सही। एग्लूटिनेशन हुआ तो पॉजिटिव, और जरूरत पड़े तो वो इंक्यूबेशन और दोबारा सेंट्रीफ्यूज वाला स्टेप भी। बिल्कुल। मतलब ये ज्यादा पक्का तरीका है, खासकर अगर एंटीबॉडी कमजोर हो। बिल्कुल सही समझा आपने। ये अतिरिक्त कदम ही ट्यूब विधि को ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं। तो हमने देखा कि एग्लूटिनेशन यानी गुच्छों का बनना ही कुंजी है।
ये पॉजिटिव और नेगेटिव नतीजा ट्यूब विधि में कैसे तय होता है? जब सेंट्रीफ्यूज के बाद देखते हैं वो बटन का घुलना या न घुलना। हाँ, ये काफी साफ होता है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि पॉजिटिव नतीजा मतलब एग्लूटिनेशन का दिखना, जब आप सेंट्रीफ्यूज के बाद ट्यूब को हल्के से हिलाते हैं तो कोशिकाएं एक या ज्यादा गुच्छों में चिपकी हुई दिखती हैं। वो आसानी से घुलती नहीं। कभी-कभी बहुत मजबूत रिएक्शन में हीमोलिसिस भी हो सकता है। हीमोलिसिस मतलब लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं और सीरम लाल दिखने लगता है। इसे भी पॉजिटिव ही माना जाता है। अच्छा। और नेगेटिव नतीजा मतलब जब आप ट्यूब को हिलाते हैं तो तली में बैठी कोशिकाएं बिना किसी गुच्छे के आसानी से वापस एक सार चिकने सस्पेंशन में घुल जाती हैं। एकदम साफ। अब आते हैं उस बात पर जो हमने शुरू में कही थी कि रिवर्स ग्रुपिंग फॉरवर्ड ग्रुपिंग की पुष्टि करती है। स्रोत में एक टेबल का भी जिक्र है जो इन दोनों के बीच का तालमेल दिखाती है। यहाँ बात असल में मजेदार हो जाती है। ये तालमेल कैसे काम करता है? हाँ, वो टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी। वो दिखाती है कि किसी एक ब्लड ग्रुप के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स ग्रुपिंग के नतीजे क्या होने चाहिए। अपेक्षित नतीजे। बिल्कुल, ये एक तरह से डबल चेक है, पक्का करने के लिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं। देखिए कैसे। मान लीजिए अगर ब्लड ग्रुप ए है तो फॉरवर्ड ग्रुपिंग में क्या होगा? कोशिका पर ए एंटीजन है तो वो एंटी ए वाले केमिकल से रिएक्ट करेगी प्लस, लेकिन एंटी बी से नहीं माइनस, है ना? हाँ। अब रिवर्स ग्रुपिंग में क्या होगा? इस व्यक्ति के सीरम में एंटी बी एंटीबॉडी होगी क्योंकि कोशिका पर बी एंटीजन नहीं है। तो जब हम इसका सीरम नॉन बी सेल से मिलाएंगे तो रिएक्शन होगा प्लस, लेकिन नॉन ए सेल से नहीं, माइनस। अच्छा। तो ग्रुप ए का पैटर्न क्या हुआ? फॉरवर्ड में एंटी ए पॉजिटिव, एंटी बी नेगेटिव। रिवर्स में नॉन ए सेल्स नेगेटिव, नॉन बी सेल्स पॉजिटिव। समझ गए। ए ग्रुप फॉरवर्ड में ए प्लस बी माइनस, रिवर्स में ए माइनस बी प्लस। एकदम सही। अब देखिए, अगर ब्लड ग्रुप बी है, फॉरवर्ड में कोशिका पर बी एंटीजन है तो एंटी बी से रिएक्शन प्लस, एंटी ए से नहीं, माइनस। हाँ। रिवर्स में सीरम में एंटी ए एंटीबॉडी होगी तो ये नॉन ए सेल से रिएक्ट करेगा प्लस, नॉन बी सेल से नहीं, माइनस। तो बी ग्रुप का पैटर्न फॉरवर्ड में ए माइनस बी प्लस, रिवर्स में ए प्लस बी माइनस, बिल्कुल उल्टा ए का। शाबाश, बिल्कुल सही। अब अगर ब्लड ग्रुप ओ है, फॉरवर्ड में कोशिका पर ना ए एंटीजन है ना बी, तो ये ना एंटी ए से रिएक्ट करेगा माइनस, ना एंटी बी से माइनस, दोनों नेगेटिव। रिवर्स में इसके सीरम में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होंगी क्योंकि कोशिका पर दोनों ही एंटीजन नहीं है। तो इसका सीरम नॉन ए सेल्स प्लस और नॉन बी सेल्स प्लस दोनों से रिएक्ट करेगा। अच्छा, तो ओ ग्रुप फॉरवर्ड में दोनों नेगेटिव, रिवर्स में दोनों पॉजिटिव। परफेक्ट। और आखिर में अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, फॉरवर्ड में कोशिका पर ए और बी दोनों एंटीजन है तो ये एंटी ए प्लस और एंटी बी प्लस दोनों से रिएक्ट करेगा, दोनों पॉजिटिव। हाँ। रिवर्स में इसके सीरम में ना एंटी ए एंटीबॉडी होगी ना एंटी बी क्योंकि कोशिका पर दोनों एंटीजन है तो इसका सीरम ना नॉन ए सेल्स माइनस से रिएक्ट करेगा ना नॉन बी सेल्स माइनस से, दोनों नेगेटिव। तो ए बी ग्रुप फॉरवर्ड में दोनों पॉजिटिव, रिवर्स में दोनों नेगेटिव, ओ का एकदम उल्टा। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा। और टेबल में नॉन ओ सेल्स का भी जिक्र होता है जो कंट्रोल की तरह इस्तेमाल होते हैं। सामान्य तौर पर किसी भी ग्रुप के मरीज का सीरम नॉन ओ सेल्स के साथ कोई रिएक्शन माइनस नहीं दिखाना चाहिए, तयशुदा तार्किक पैटर्न में आने चाहिए। जब दोनों टेस्ट के नतीजे इस पैटर्न से मेल खाते हैं तभी ब्लड ग्रुप कंफर्म्ड माना जाता है। ये एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं। हाँ। जैसे पहेली के दो टुकड़े जो सही जगह फिट हो रहे हों। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोहरा सत्यापन, ये डबल कंफर्मेशन ही इसकी खूबसूरती और जरूरत है। और अगर कभी ऐसा हो कि फॉरवर्ड और रिवर्स ग्रुपिंग के नतीजे इस अपेक्षित पैटर्न से मेल ना खाएं तो उसे एक विसंगति या डिस्क्रेपेंसी कहते हैं। डिस्क्रेपेंसी। हाँ, और जब तक इस गड़बड़ी का कारण पता लगाकर उसे सुलझा नहीं लिया जाता तब तक ब्लड ग्रुप फाइनल नहीं किया जा सकता और खून जारी नहीं किया जा सकता। ये इतनी सटीकता, ये डबल चेकिंग इतनी जरूरी क्यों है? मतलब इसका असली दुनिया में क्या महत्व है? इसका महत्व तो जान बचाने जितना बड़ा है। सोचिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने की प्रक्रिया में, हाँ, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अंग प्रत्यारोपण में अगर गलती से किसी मरीज को गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाए
तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। बहुत ज्यादा? कैसे? मरीज के शरीर में जो पहले से मौजूद एंटीबॉडीज हैं, वो चढ़ाई गई खून की कोशिकाओं पर हमला कर देंगी। इसे हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। हेमोलिटिक रिएक्शन? हाँ, इससे किडनी फेल हो सकती है, मरीज शॉक में जा सकता है और यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। ओह! तो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ग्रुपिंग करके हम ये पक्का करते हैं कि ब्लड ग्रुप की पहचान बिल्कुल सही हो, ताकि ऐसे खतरनाक जोखिमों से बचा जा सके। तो ये सिर्फ एक लैब टेस्ट नहीं है, ये मरीज की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा कवच है। बिल्कुल है। और इसलिए ये जानकारी सिर्फ लैब में काम करने वालों के लिए नहीं, हम सबके लिए मायने रखती है। चाहे हमें कभी खून की जरूरत पड़े, या हम खून दान करें, या बस मेडिकल सिस्टम को समझना चाहें। सही बात है। ये पर्दे के पीछे काम करने वाला एक सेफ्टी नेट है जो इलाज को सुरक्षित बनाता है। तो आज हमने रिवर्स या सीरम ग्रुपिंग की तकनीक को समझा। ये क्या है, क्यों फॉरवर्ड ग्रुपिंग को कंफर्म करने के लिए जरूरी है, इसके दो तरीके, स्लाइड और ट्यूब, कैसे काम करते हैं, हाँ, नतीजों का मतलब क्या होता है, और सबसे जरूरी, ये फॉरवर्ड ग्रुपिंग के साथ मिलकर कैसे खून के सही ग्रुप की गारंटी देता है। हाँ। हमने देखा कि कैसे खून के तरल हिस्से सीरम में एंटीबॉडीज को देखकर हम कोशिकाओं पर मौजूद एंटीजन का अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ। और कैसे इन दोनों का मेल खाना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये पूरी प्रक्रिया ब्लड सेफ्टी का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी उठती है। क्या? हमने कहा कि कभी-कभी फॉरवर्ड और रिवर्स ग्रुपिंग के नतीजे मेल नहीं खाते, जिसे डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। हाँ, डिस्क्रिपेंसी। ऐसा क्यों हो सकता है? क्या कारण हो सकते हैं इन विसंगतियों के? हो सकता है मरीज को कोई ऐसी बीमारी हो जिससे एंटीबॉडी कम या ज्यादा बन रही हो, या कोई बहुत ही दुर्लभ एंटीबॉडी हो, या शायद टेस्ट करने में ही कोई तकनीकी गड़बड़ी हो गई हो। इन गड़बड़ियों की जड़ तक पहुंचना और उन्हें सुलझाना भी ब्लड बैंकिंग का एक बहुत चुनौतीपूर्ण और जरूरी काम है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यह सिस्टम कितना भरोसेमंद है, पर इसकी भी अपनी सीमाएं हैं और अपवाद हो सकते हैं। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि विज्ञान, खासकर मेडिकल साइंस में हर कदम पर पुष्टि और सटीकता कितनी मायने रखती है। और जब नतीजे उम्मीद के मुताबिक ना हो, तो सवाल पूछना और तह तक जाना कितना जरूरी है। हाँ। उम्मीद है कि इस बातचीत से ब्लड ग्रुप तय करने के इस अहम प्रक्रिया के बारे में हमारे सुनने वालों की समझ और गहरी हुई होगी।